भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं बधाई दे दूं कि किसान के सवाल पे इस देश में कोई चैनल चलाना, किसान की कोई भी खबर देना अपने आप में पुण्य का काम है। अभी कुछ दिन पहले आपने ज़िंदगी के 60 साल पूरे किए और आपको पता लग गया, मैंने सोचा खुफिया बात थी। आपका 60+ जो है वो किस तरह का जाएगा? क्या उम्मीदें करें, क्या संभावनाएं हैं आप? अब जब सठिया गया हूँ तो अब लगता है कि हाँ, जो दूसरी जनरेशन के लोग हैं, यंगर लोग हैं, उन तक अपनी बात कुछ पहुंचा सकूं। जब हम ना रहें, इस बात को कहने वाले लोग रहें। पिछले 8-9 साल में जो किया है, ये तो इस देश के इतिहास की सबसे किसान विरोधी सरकार है। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ ये बात कहता हूँ। सर, आप पर एक आरोप लगता है, मेरा नाम संदीप है, आप पर एक आरोप लगता है कि आप किसान नहीं हैं, और ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, वो नाम देने और नाम चेंज करने में बहुत वो रखती है, दिलचस्पी रखती है। तो एक नाम दिया आंदोलनजीवी, तो वो नाम आपको दिया गया। तो सर, जो किसान नेता का जो मीटिंग हुआ किसान आंदोलन के टाइम पे, उस टाइम जो वार्ता के लिए बुलाया गया उसमें आपका नाम नहीं था। इसका मामला यही है कि आप किसान नहीं हैं इसलिए नहीं बुलाया गया, या आंदोलनजीवी इसलिए नहीं बुलाया गया? पहली बात कि मैं किसान हूँ कि नहीं हूँ। अगर किसान वो है जो कि खुद खेत में जाके बीज डालता है, खुद हल चलाता है, फसल काटता है, उस अर्थ में न मैं किसान हूँ। इस देश के अधिकांश किसान नेता भी अब स्थिति में नहीं हैं कि वो जाके रोज़ करें, और इस अर्थ में राजनाथ जी भी नहीं हैं। अमित शाह जी, आप जरा जाके चेक करना इनकी वेबसाइट। अमित शाह जी के आगे वेबसाइट में लिखा हुआ था किसान हैं। राजनाथ जी के आगे था किसान है। राजनाथ जी कितनी खेती करते हैं चेक कर लेना, है ना। तो ये बात सच है। मैं वैसे सहमत हूँ कि किसान का दर्जा और खिताब उसको मिलना चाहिए जो खुद अपने खेत में जाके खेती करे। अगर किसान का दूसरा अर्थ ये है, वो जिसका गांव खेती किसानी से कोई मतलब है, जिसके पास खेती की ज़मीन है, जहाँ खेती होती है, तो भैया 4 किले ज़मीन है हरियाणा में, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, सहारनवास गाँव में। खसरा नंबर अभी नहीं है, आपको दे भी सकता हूँ, है ना। और जैसे होता है बटाई पे चलता है। सच बात यह है कि मैं उस पर खुद खेती, मैं हल नहीं चलाता, मैं ट्रैक्टर नहीं चलाता। इसको अब आप किसान माने ना माने आपकी बात है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं किसान ना हूँ, एक क्षण के लिए आप मान लीजिए कि मेरी भी स्थिति राजनाथ जी जैसी है, मेरी भी स्थिति इन तमाम बाकी लोगों जैसी है, तब क्या मुझे किसान के सवाल पे बोलने का अधिकार है कि नहीं? आप सब लोग किसानों को कवर करते हैं। अगर कंडीशन ये लगा दी जाए कि सुबह अगर हल चला के आओगे तब किसान की न्यूज़ दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते, होगा क्या? इस देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन किसने किया था पिछले 100 साल में? 2-3 उदाहरण हमारे को आते हैं। एक तो चंपारण याद आता है ना। चंपारण वाला वो था, उसका नाम भी ध्यान होगा हमारे को, है ना। वो खेती करता था क्या खुद? मोहनदास करमचंद गांधी कितने खेतों में हल चलाता था। वो तो शुक्र है बेचारा उस टाइम था जब ये बीजेपी वाले नहीं थे, नहीं तो उससे भी पूछ लेते कि ढोंगी है, पाखंडी है, खुद तो नहीं चलाता। मतलब वैसे भी अंग्रेजों की सेवा उस ज़माने में लोग कर ही रहे थे, तो अंग्रेजों को एक और तर्क दे देते ये लोग, हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल ही, संयोग ऐसा है कि मैं दरअसल, हमारा खेत है, अभी भी बाजरे की फसल कट रही है भाई, और आगे सरसों लगने की तैयारी चल रही है। लेकिन मान लीजिए ना हो तो मैं बोल नहीं सकता क्या? सच आप नहीं बोल सकती, पूछना पड़ेगा कि आपका खेती में है, नहीं तो बोल नहीं सकती। क्यों ये बातें की जाती हैं? और दूसरा सवाल जो आपका था वो उससे जुड़ा था, बीजेपी वो अच्छा, मुझे उसके लिए बुलाया नहीं गया। बिल्कुल, ये जब जैसे ही वार्ता शुरू हुई तो आंदोलन की तरफ से, किसान आंदोलन की तरफ से नाम गए। मेरा नाम जाना ही था क्योंकि उस समय 7 मेंबरी कमेटी थी जो कि उस आंदोलन को कर रही थी। बाद में 9 मेंबर बन गए थे। 7 मेंबर का मैं हिस्सा था। 7 मेंबरी कमेटी का नाम गया। अमित शाह के ऑफिस से फ़ोन आया राज्यपाल जी को, और वो सब लोग साथ में बैठे हुए थे, मैं वहाँ नहीं था। फ़ोन आया कि आप किसी को भी ले आओ, योगेंद्र यादव को नहीं लाना है। तो राज्यपाल जी ने कहा मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं जी, हमारी तो 7 मेंबरी कमेटी का हिस्सा है, जिस कमेटी ने कॉल दिया किसानों को यहाँ बुलाने की, उसका तो वो हिस्सा है। उन्होंने कहा जी देख लो आप जैसे मर्जी। उन्होंने कहा मैं आपका नाम ले दूँ, मैं इसको सार्वजनिक कर दूँ कि आपने कहा? उन्होंने कहा कर दो। तो उन्होंने फ़ोन सबके सामने ऑन कर दिया
और 50 लोगों के सामने बात हुई कि योगेंद्र यादव को नहीं लाना है, जिसको मर्जी ले आओ। अब इसका एक कारण ये हो सकता है कि अमित शाह जी देश के किसानों के बारे में इतना चिंतित थे कि उन्हें लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो कि उनकी निगाह में किसान ना हो, क्योंकि अमित शाह जी तो किसान थे उस वक्त, है ना। उनकी बाद में उन्होंने हटा दिया अपनी वेबसाइट से, वो तो किसान थे, तो उनको लगा होगा कि मेरे जैसे किसान कहीं आ ना जाएं। दूसरा ये होगा कि डर लगता होगा कि भाई कोई आएगा तो सवाल पूछ लेगा। अब आप इसको बेहतर बता सकते हो। बाकी हमारे साथियों को कहना था कि उन्हें ये डर था कि तुम जाओगे तो पर्दाफाश कर दोगे। मैंने कहा ये डर भी झूठा है, क्योंकि इस 40 की डेलीगेशन में बहुत लोग हैं जो इनका पर्दाफाश कर देंगे, जो उन्होंने किया भी। वो ऐसी गलतफहमी में थे, इनको ऐसा उस वक्त गलतफहमी थी कि किसान नेताओं को ख़रीदा जा सकता है, और उनको लगता था कि ये आदमी को ख़रीदा नहीं जा सकता। वो गलतफहमी थी, क्योंकि किसान नेताओं में अधिकांश ऐसे हैं जिनको ख़रीदा नहीं जा सकता। 13 महीना आंदोलन तभी चला जबकि ऐसे किसान नेता थे जो खड़े रहे और कहा सरकार ने पता नहीं क्या क्या प्रलोभन दिए, क्या क्या धमकाया, किस किस तरह की चीज़ें की, किसान टिके रहे ना। और रही बात आंदोलन जीवी की, अब दिक्कत यह है कि ये बेचारे सोचते हैं कि आंदोलन जीवी कह के किसी को गाली दे दी। अब मैं समझता हूँ इनका संकट इन बेचारों का ये है कि इन्हें पता नहीं कि ये देश आंदोलन से पैदा हुआ है। पता कैसे होता अगर वो खुद आंदोलन के हिस्से, जिसको भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है, आज़ादी का आंदोलन कहा जाता है, ये बेचारे तो उस टाइम वहाँ थे नहीं। इनके पुरखे अंग्रेज़ों की दलाली किया करते थे, वजीफ़ा पाते थे, जिनको वीर बोलते हैं, इनको अंग्रेज़ों से वजीफ़ा मिलता था उन दिनों। तो ये बेचारे आंदोलन की बात क्या जाने। जब ये कहते हैं आंदोलन जीवी, तो ये समझते हैं गाली दे दी। मेरे जैसे व्यक्ति को लगता है कि चलो मुझे तो मेडल मिल गया, आंदोलन जीवी हैं, रहेंगे, आंदोलन से देश बना है, देश बदलेगा, देश बेहतर होगा, आंदोलन से ही बेहतर होगा। जी योगेंद्र जी, मेरा नाम अंकित शर्मा है। आपने बात करी कि आंदोलन से तमाम चीज़ें होंगी, देश का नाम होगा, देश का विकास होगा, लेकिन किसान आंदोलन ने कहीं ना कहीं देश की छवि को धूमिल भी किया, क्योंकि उस दौरान कुछ किसानों ने, कुछ उपद्रवी मान लीजिए, कुछ कर लीजिए, उन्होंने लाल किले की तरफ कूच किया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। इसको लेकर पूरे वैश्विक तौर पर भी काफ़ी चर्चा हुई और देश की कहीं ना कहीं छवि भी धूमिल हुई। एक तो प्रश्न मेरा ये है। दूसरा प्रश्न एक मेरे दिमाग में आता है, मैं खुद एक किसान बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन मैंने कभी स्वतः खेती नहीं करी, परिवार में अन्य लोग करते हैं। भूमि अधिग्रहण की जब बात होती है, किसान की भूमि को अधिकृत करके सरकार उस पर हाईवे बनाती है, तमाम डेवलपमेंट की बात करती है, विकास की बात करती है, और किसान को प्रलोभन दिया जाता है कि हम सर्किल रेट के अनुसार आपको इतने करोड़ का मुआवजा देंगे। तो कुछ किसानों के चेहरों पर तो बड़ी खुशी होती है, जो छोटे किसान होते हैं उनको मुआवजा मिल जाता है, वो कुछ काम कर लेते हैं या कुछ अन्य चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन मेरा खुद का अपना ये मानना है कि मेरे प्रश्न दिमाग में आता है, उस किसान को एक सर्किल रेट देके उससे पिंड छुटा लेती है सरकार, और उस पर तमाम बड़ी कंपनियों के लिए वो सोसाइटी काट देती है, हाईवे निकाल देती है, और उनको मतलब जो सर्किल रेट किसान को मिलता है उससे कई गुना, मतलब एक बार अगर किसान को पैसा देके सरकार छूट गई, उसके तमाम गुना वो रिलायंस को बेचे या तमाम ऐसी कंपनी को बेच देती है। उसी गांव से हाईवे निकलते हैं, उसी गांव से हॉस्पिटल बनते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उस गांव का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और जो किसानों को वादे किए जाते हैं कि आपका डेवलपमेंट होगा, आपके गांव का विकास होगा, वो किसान मुंह उठा उठा के हाईवे की तरफ देखता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखता है और ऊपर से फ्लाइट निकलती लगती है, लेकिन किसान की जेब में इतना पैसा नहीं होता कि वो गाड़ी खरीद सके या उस हवाई जहाज़ में सफ़र कर सके। तो आपका क्या मानना है इसको लेकर कि किसान की जब भूमि अधिकृत सरकार करती है तो इसको लेकर कोई ऐसा नियम कानून नहीं होना चाहिए कि किसान की एक बार जब आपने ज़मीन ले ली तो उसको एक सर्किल रेट देने के साथ साथ आप उसको कोई नौकरी दें, या उसको एक जीवन भर, जैसे कई जगह स्कॉलरशिप दी जाती है या जो किताबें लिखते हैं उनको रॉयल्टी दी जाती है, तो किसान को भी कुछ इस तरीके का एक मुश्त जीवन भर कुछ एक आय देनी चाहिए? पहला सवाल लाल किले वाला जवाब नहीं दूंगा तो लोगों को लगेगा कि उसको टाल दिया। असली सवाल आपका दूसरा है, लेकिन मैं उसका पहले बता दूं। लाल किले में कुछ किसानों ने जो हरकत की वो गलत थी। वो सिर्फ मैं आज नहीं कह रहा, पूरे किसान नेतृत्व ने उसके तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये हरकत गलत थी, हमारे लिए, हमने इसका कभी समर्थन नहीं किया, बेजा हरकत थी। उस किसान आंदोलन ने देश से माफ़ी मांगी। कितने आंदोलन हैं जहाँ की नेतृत्व बैठ के कहता है कि ये गलत काम हुआ। एक महात्मा गांधी का तो याद आता है, बाकियों ने कितनों ने किया मुझे याद नहीं आता। और दूसरा, पूरे देश का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, केस क्यों नहीं बना? ये गृह मंत्री बैठे हैं, बहुत कुछ हुआ, केस क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने आज तक? इनके अपने आदमी नहीं थे उसमें? आप सोचो तो, इतना सब कुछ हो गया, लाल किले पे हो गया, आँख के सामने हो गया,
आज तक कोई केस नहीं चला है किसी के ऊपर। क्यों नहीं चला, सोचो जरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर पूरी तफ्तीश हो जाती तो उन लोगों का चेहरा सामने आता जिनकी फ़ोटो अमित शाह के साथ थी। आप जानते हैं किसका मैं नाम ले रहा हूँ। फ़ोटो उनकी अमित शाह के साथ थी, करवाने वाले लोगों की। और अगर पूरी तस्वीर सामने आती तो पता लगता कौन थे जिन्होंने गेट खोल के अंदर भेजा था उन लोगों को उपद्रव करने के लिए। सारी तस्वीर सामने आती, इसलिए नहीं करते। मैं चाहता हूँ पूरी तस्वीर आए, पता लगे देश के साथ किसने गद्दारी की है। भूमि अधिग्रहण, ये भूमि अधिग्रहण से बड़ी लूट इस देश में कोई नहीं है। आप बताइए, आप इस बिल्डिंग में बैठे हैं, मान लीजिए आप इस बिल्डिंग के मालिक हो, है नहीं, हो जाएंगे किसी दिन उम्मीद। मान लो आप मालिक हो, मैं आपको कहता हूँ आके कि तुम्हारी बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, मेरे काम की है, मैं लूँगा। आप कहते हो अभी तो मन नहीं है बिल्डिंग देने का। मैं कहता हूँ नहीं, अगले सोमवार को ले लूँगा। आप कहते हो अगर ज़बरदस्ती है तो भैया इतना रेट है। नहीं, रेट भी मैं तय करूँगा। मैं तय करूँगा कि आपकी बिल्डिंग को मैं लूँगा, मैं तय करूँगा कि उसका रेट क्या होगा, और मैं तय करूँगा कि उसको लेने के बाद उस पर कुछ करना भी है कि नहीं। तो इससे बड़ी डकैती क्या हो सकती है। ये राष्ट्रीय हित के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे किसानों की लूट है। ये अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था, समझ आता है, अंग्रेज़ तो इस देश को लूटने के लिए आए थे, उन्होंने कानून बनाया। आज़ाद भारत में वो कानून लागू रहे, उसका क्या औचित्य है कि आप कहते हैं कि किसान को वो ले लिया। आपने सर्कल रेट की बात की, अरे हुजूर सर्कल रेट भी कहाँ मिलता है किसान को। सर्कल रेट होता है 15-15 साल पुराना। सर्कल रेट ऐसा होता है जिसकी मार्केट रेट से कोई संबंध नहीं होता। 125 साल के बाद इस देश की संसद ने कहा कि हाँ थोड़ा गलती हो गई थी, किसानों के साथ थोड़ी ज़्यादा ज्यादती कर दी, इतनी भी डकैती ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो डकैती करने से पहले सामने वाले से पूछ लिया करें कि भाई तेरी शर्ट उतारें कि ना उतारें, है ना। तो कानून पास हो गया साहब 2013 में इस देश में कि हम, कानून क्या था, कानून ये था कि हम किसान की ज़मीन लेने से पहले किसान से पूछेंगे, और वो भी सब केसेस में नहीं, एक सामरिक महत्व की चीज़ों को छोड़ के ज़्यादातर में हम किसान से पूछ लेंगे कि भाई आपकी ज़मीन, आप ज़मीन देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, और उसे उस वक्त जो रेट चल रहा है उसका 4 गुना देंगे, ताकि कम से कम उस वक्त जो बाज़ार में वास्तव में चल रहा है उतना तो कम से कम उसको मिल जाए। ठीक है ना। तो हमें लगा कि चलो 100 साल के बाद न्याय तो नहीं मिला, पर कम से कम थोड़ा सा ये हुआ, शर्म आई कि हाँ भी कुछ करना है। उसके बाद इस देश में अमृतकाल शुरू हो गया 2014 से, और उसके बाद क्या हुआ, 125 साल के बाद किसान को जो छोटा सा कंसेशन मिला था उसको भी ख़त्म किया गया। एक नहीं 5 बार मोदी जी ने कोशिश की कि उस कानून को ख़त्म कर दिया, उसमें एक ऑर्डिनेंस ला के ख़त्म कर दिया जाए। तब उनके पास राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी, तो खींच खा के उन्हें वापस लेना पड़ा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने राज्यों को ऑथोराइज कर दिया कि तुम अपनी अपनी तरह से बदल लो। आप सब रिपोर्टर्स हो ना, एक हफ्ता आप सिर्फ एक काम करना, सब राज्यों से आप रिपोर्ट मंगवा लो कहाँ भूमि अधिग्रहण हो रहा है, और उनमें से कितने केस में इस देश की संसद द्वारा पारित 2013 का कानून लागू हो रहा है। संसद का कानून है, आज भी कानून है। कानून कहता है कि आपको 70% लोगों की आवाज़ पूछनी है। कानून कहता है कि आपको 4 गुना रेट देना है। आप सब पता कर लीजिए, और अगर एक केस में भी इस देश की संसद का कानून लागू हो रहा है तो मुझे खबर भेज देना, मैं वहाँ मिठाई भिजवा दूंगा। कहीं नहीं लागू हो रहा संसद का कानून। तो ये औपनिवेशिक सत्ता है, कहाँ ये आज़ाद देश में होता है। ये तो आप गुलामों के साथ करते हैं, ये तो आप उनके साथ जिनका आप शोषण करने जाते हैं उनके साथ। आज भी इस देश में किसान के साथ औपनिवेशिक व्यवहार है। आज भी वो जो नील की खेती के अंग्रेज जमींदार हुआ करते थे ना, आज भी ये जो दिल्ली वाले हैं सब नील की खेती के अंग्रेज जमींदार हैं, बस रंग उनका ब्राउन हो गया है। प्रोजेक्ट होता है, कहते हैं एक प्रोजेक्ट की ओवरऑल जो कॉस्ट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो होते हैं, उसमें लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट कितनी होती है, 1.5%, 2%। अगर किसान को हक पूरा दे दिया जाए तो 1.5 का कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल कॉस्ट लगभग उतनी ही रहेगी। लेकिन किसान को 1.5 का 2.5 देना भी इनको मंजूर नहीं है। उतने में भी किसान का एक मार लेते हैं।
आपने बिल्कुल ठीक कहा। नियम ये तो 2013 का कानून था, वो अपर्याप्त है। नियम ये होना चाहिए कि अगर मेरी ज़मीन के ऊपर कॉलोनी बनी है तो भाई उस कॉलोनी में मेरे बच्चों को कोई हक तो होना चाहिए। मेरा बच्चा वहाँ पे चौकीदार बन के बाबू लोगों के बिल्डिंग देखता रहे, फ्लैट्स देखता रहे और बाबू लोगों की कार का दरवाज़ा खोले, ये कहाँ का न्याय है? क्यों नहीं उस विकास में मुझे एक हिस्सा मिलता? किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण करके क्या क्या चीज़ें बनाई हैं इन्होंने, पता है? राष्ट्र के नाम कहते हैं। देश को ज़रूरत है, क्या बनाया? गोल्फ कोर्स बनाया गुड़गांव में इन्होंने। किसान की ज़मीन छीन कर बिना पैसा दिए, ठीक, गोल्फ कोर्स बनाते हो अमीरों के लिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये हो रहा है इस देश में किसान के साथ। तकनीक से खेती करते हैं हर जी, इजराइल तकनीक से फिर खेती करते हैं। हाँ, अरे खेती भी का मतलब टोटल सिर्फ ये इस देश के अमीर लोग जो अपने आप को मध्यम वर्गीय कहते हैं, ये कॉमन मैन जो है इस देश का, ये इस देश के शहरी लोगों के लिए मकान बनाने के लिए किसान की ज़मीन को लूटा जा रहा है। और ये सब हुडा फूडा, ये सब जो एजेंसीज बनी हुई हैं, क्या काम करती हैं? किसान से ज़मीन ज़बरदस्ती खरीदी, उसको 4 गुना करके बेची। सरकार व्यापारी का काम कर रही है, व्यापारी तो लूटता ही है, सरकार और व्यापारी बन रही है। सरकार किसान के साथ ये खेल करती है। तो इस वक्त देखिए किसान के पास, किसान समझता है उसके पास इज्जत है। सच ये है कि किसान के पास ना तो उसकी पगड़ी पहनता है, इज्जत है नहीं, जेब में 4 पैसा किसान के पास होता नहीं है। क्या है किसान के पास आज? बाप दादे की ज़मीन है जिसके ऊपर वो खड़ा है, इसके अलावा किसान के पास कुछ है नहीं। और वो ज़मीन भी ये छीनने को लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी डकैती है इस देश की। और अगर कोई भी सचमुच राष्ट्रहित की बात करे तो ये राष्ट्रहित है, किसान की डकैती बंद करो, उसको कम से कम उसकी ये तो तय करने दो कि मैं अपनी ज़मीन बेचना चाहता हूँ कि नहीं, और बेचना चाहता हूँ किस दाम में बेचना चाहता हूँ। ये तो न्यूनतम बात है ना, ये करने को तैयार नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि खेती किसानी में आज भी औपनिवेशिक राज है। और इस देश में किसानों की जब तक राजनीति नहीं होगी, किसान जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक अपनी आवाज़, आज इस देश में दिक्कत यही है, किसान हाथ खड़ा करता है तो 5 उंगलियां उसकी 5 दिशा में जाती हैं। किसान आंदोलन ने एक चीज़ सिखाई थी कि भाई 5 उंगलियां बंद करो, मुट्ठी बंद करके दिखाओ। और किसान मुट्ठी बंद करना सीखेगा तब इस तरह की डकैती और चोरी से उसको छुटकारा मिलेगा। जी शुक्रिया भाई, बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। जी चाय पी के तैयार। मेरा नाम साइम है और मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी, हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिसने कांग्रेस का भी शासन देखा और भारतीय जनता पार्टी का भी देखा। तो अब हम ये समझ सकते हैं क्या अच्छा था, क्या बुरा था, कहाँ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या खामियां रहीं। तो मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर काम करती है। ये मतलब मेरा नज़रिया कहने का ये है कि मोदी जी इज़ अ गुड पॉलिटिशियन एज वेल एज ही इज़ अ गुड मार्केटर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब कभी कुछ अच्छा होता है तब कुछ एक नया उसके लिए एक काउंटर होता है, तो ये हर पार्टी करती है। जैसे अभी इंडिया की गठबंधन की मीटिंग थी और मोदी जी ने उसी दिन जो वो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पहुँच गए, तो मीडिया का सारा फोकस उधर चला गया। सर, जब किसान आंदोलन हुआ तो किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसान जो थे वो अपनी जान गंवा बैठे। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो भी उसके बताया कि मतलब ये हमारी वजह से नहीं हुआ, किसानों ने कहा कि आपकी वजह से हुआ। फिर अब 2024 का जब इलेक्शन आएगा तो भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे मैनेज करेगी? क्या किसान वोट दे देंगे भारतीय जनता पार्टी को? और दे देंगे क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि किसान नाराज़ हैं और नहीं देंगे, तो फिर यूपी विधानसभा चुनाव में कैसे वोट मिल गया? एक ये भी सवाल है। तो मेरा पहला सवाल तो यही था सर। भारतीय जनता पार्टी कैसे मैनेज करेगी ये तो आप भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो। नहीं, लेकिन आप काम क्या आप समझते सही हैं? कह रहे हो, काम बड़ा कठिन है। किसी की जेब पे डाका भी डाल लेना और फिर उसको ये कहना कि भाई गदगद हो गया, मैं तो खुश हूँ, काम तो कठिन है। तो उन बेचारों को चुनौती तो बहुत है। लेकिन जैसा आपने बताया वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, इवेंट मैनेजर हैं। इसको साधारण भाषा में तमाशा कहा जाता है।
पाखंड करना, ड्रामा करना, तमाशा करना, जनता की आंख में धूल झोंकना, ये सब इनका स्पेशलाइजेशन है। और वाकई मतलब सच बात ये है कि मैं चाय लेके बैठा हूँ, आपके पास चाय नहीं है, और मैं आपसे कहूँ क्यों, कैसा चाय का स्वाद है, अच्छी लगी ना, और ये भी कहूँ कि आपसे मुंडी भी हिलवा लूँ, ये काम तो कठिन है। पर बीजेपी ने ऐसे काम किए हैं, कई बार, बहुत बार कर लेते हैं ये। और प्रधानमंत्री की एक बात के लिए तो दाद देनी पड़ेगी कि इस तरह से आंख में आंख डाल के झूठ बोलना, ये साधारण व्यक्ति के बस का काम नहीं है। साधारण व्यक्ति जब झूठ बोलता है, कभी कभी हमें भी बोलना पड़ जाता है, तो इधर उधर थोड़ा सा देख के हाँ जी वो जी ऐसा जी वैसा जी ये करते हैं, और यूं देखना क्यों, कैसी चाय रही, ये मतलब असाधारण व्यक्ति का काम है। प्रधानमंत्री असाधारण व्यक्ति हैं इस देश में, कुछ भी कर सकते हैं। किसान की आय दुगनी भी कर गए, सब चीज़ें कर दी उन्होंने। तो मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात बताऊँ, इस देश में सिर्फ इमेज मैनेजमेंट और मीडिया मैनेजमेंट से ये देश अंततः चल नहीं सकता। कहीं ना कहीं इस देश की जनता सूंघ लेती है, जनता सुन नहीं पाती, पढ़ नहीं पाती, कई बार समझ नहीं पाती, लेकिन ये कि यार कुछ मामला गड़बड़ है, ये ना कुछ गोली दे रहा है, जनता को पता लग जाता है। और जिस दिन पता लग गया, और वो दिन नज़दीक है मेरे को लगता है, जिस दिन पता लग गया, इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा इस देश में। सर आप क्या समझते हैं 2024 में कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? आपने क्योंकि दिल्ली का प्रेडिक्शन किया, सटीक बैठा, उससे पहले प्रेडिक्शन किया, वो भी सटीक बैठा, अब 2024 में आपका क्या प्रेडिक्शन है? हमारे इसको कहते थे कि पंप दे दो अच्छे से, फिर उसके बाद हेडलाइन ढूंढ लो। मैंने बहुत टाइम देखा, मीडिया मैनेजमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मीडिया समझता हूँ, वो हेडलाइन तो मैं आपको दूंगा नहीं। सर और इसलिए भी कि आपने लगता है मेरा ट्विटर पढ़ा नहीं है। उसकी पहली पंक्ति में मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले भविष्य बताने का काम करता था, आजकल भविष्य बनाने का काम करता हूँ, है। तो अब ये चुनावी भविष्यवाणी तो आप जितने मेधावी पत्रकार हैं, आप सब लोग बिल्कुल जानते होंगे, मुझसे बेहतर ही करेंगे आप। मैं तो सर आप क्या किसानों का जानूं भविष्य बनाने की अगर बात कर रहे हैं तो आप उस हिसाब से हमें बता दीजिए। 2024 उस हिसाब से मैं बताता हूँ कि अगर इस देश में किसान को किसान बन के रहना है, अगर इस देश में किसानों को ये साबित करना है कि भाई हमें उल्लू बना के और हमें ठग के तुम इस देश की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। इस देश में कोई किसान विरोधी व्यक्ति, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसान की न्यूनतम अगर गैरत कुछ भी है, स्वाभिमान किसान में है, तो कहना चाहिए देश की सबसे किसान विरोधी सरकार चलाने के बाद तुम अगर सोचते हो कि इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठ रहे हो, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। ये किसान को करना चाहिए। किसान करेगा, नहीं करेगा, कैसे करेगा, ये सब सवाल हैं। लेकिन 2024 में खेती किसानी इस देश का सबसे बड़ा सवाल बनना चाहिए। किसानों को इनसे सवाल पूछना चाहिए और इस देश की सबसे किसान विरोधी सरकार को कान पकड़ के उतारना चाहिए, और जो अगली सरकार बने उस पे नाक में नकेल डाल के कस के रखना चाहिए। ये होना चाहिए। बाकी होगा क्या, ये तो आप बेहतर बताइए। सर देखिए, एक लास्ट सवाल सर मेरा और है, छोटा सा। सर कांग्रेस के दौर हो या भाजपा का दौर हो, हमेशा किसानों के लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स आती हैं, और वो स्कीम्स जो हैं, लेकिन किसान उसके लिए एक चैनल होता है कि बैंक के चक्कर काटता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इस देश के अंदर बहुत बड़ा रोल है। कभी भी किसान के लिए कोई स्कीम आती है, उसकी पहली फाइल खादी ग्राम उद्योग से पास हो या फिर कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन से पास हो, उसके बाद जाती है बैंक, और बैंक जब जाता है तो वो लोन के सिर्फ चक्कर ही काटता रहता है, और अगर उसे लोन लेना होता है तो वो किसी ना किसी मीडिएटर को पकड़ता है, और उसके बाद बैंक उससे मांगती है उसके इनकम प्रूफ्स। जब वो इनकम प्रूफ्स देता है तो बैंक कहती है किसान की फ़िक्स इनकम नहीं होती कोई, इसलिए हम लोन नहीं देंगे। तो सर इसको लेके आपके पास कोई ऐसा प्लान है गवर्नमेंट को सजेस्ट करने के लिए कि वो किसानों को फाइनेंशियल फ्लो जो है वो उसका फाइनेंशियल फ्लो अच्छा हो सके, तो उसके लिए कोई सजेशन आपका गवर्नमेंट के लिए? देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जब आया तो वो एक अच्छी स्कीम आई थी, और सच ये है कि किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को फ़ायदा हुआ है, जो भी सरकार रही हो, और किसानों को कम से कम कुछ पैसा तो मिल जाता है बैंक से। नहीं तो मतलब ऐसी हालत थी कि किसान तो बैंक मैनेजर के सामने ऐसे जाता था जैसे कोई नौकर अपने मालिक के पास जा रहा हो।
सामने बैठा के रखता था, अंदर घुसने नहीं देता था। अभी भी जैसे बदतमीजी से बात करते हैं मैनेजर वगैरह किसान से, तो किसान क्रेडिट कार्ड अच्छी स्कीम थी। दिक्कत क्या है? पहली बात, वो केवल भूस्वामी को मिलता है जो सचमुच खेत में काम कर रहा है। मैं 3 दिन पहले इसी में था। जो टेनेंट फार्मर हैं, जो बटाई पे ठेके पे काम करता है, खेती तो वो कर रहा है, कर्ज उसको मिल नहीं सकता। बीज उसको मिल रहा है जो बीज खेत में डालता नहीं है। कर्ज उसको मिल रहा है जो कि उस कर्ज से शहर में कोठी बना रहा है, जिसको खेती में काम नहीं करना। और फसल बेचने के वक्त उसके नाम पे बेचनी पड़ती है जो कि शहर में बैठा हुआ है ना। इस सब को ख़त्म करके आप इस देश के टेनेंट जो सचमुच खेती करने वाला है उसको कार्ड क्यों नहीं दे सकते? दूसरा, ये जो किसान के नाम पर कर्ज दिया जाता है, इस ढकोसले को बंद कीजिए। आपको पता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा खेती का लोन कहाँ मिलता है? मुंबई शहर में मिलता है। महाराष्ट्र का कोई 37% लोन मुंबई शहर में एग्रीकल्चरल लोन किसको मिलता है? कंपनियों को मिलता है। किसान के कंधे पे रख के ये जो कंपनियों को लोन दिया जा रहा है, और उसको वित्त मंत्री बड़े आराम से संसद में पेश करते हैं, किसानी के लिए हमने इतना लोन दिया। अरे किसान को तो मिला नहीं, तुमने किसको दिया? ये वो बंद किया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड, इस देश में जो व्यक्ति खेती करता है, चाहे वो खेतीहर मजदूर हो, चाहे वो बटाई ठेके वाला हो, चाहे वो भूस्वामी हो, इन सबको उपलब्ध करवाया जाए। और इसकी जितनी भी ब्यूरोक्रेटिक चीज़ें हैं उन सबको ख़त्म किया जाए। और जैसे मैंने कहा, एग्रीकल्चर लोन के बारे में एक परमानेंट कमीशन हो। ये CACP का जो ढकोसला है, माफ़ कीजिए कई चीज़ों को मैं ढकोसला बोल रहा हूँ, लेकिन खेती किसानी की नीतियों में इतने ढकोसले हैं। CACP क्या है? कोई अथॉरिटी नहीं है, किसी किस्म का लीगल स्टेटस नहीं है। सरकार हल्का सा आंख से इशारा करती है, अर्धनाक से रिपोर्ट बन जाती है कि ये होगा। क्यों इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं होता? SC/ST कमीशन है, OBC कमीशन है, किसान का कमीशन क्यों नहीं बन सकता इस देश में? एक किसान का कमीशन हो जो तय करे कि MSP इस साल क्या होगी, और वो कमीशन का काम हो नियमित रूप से लोन की डिसबर्समेंट को चेक करना, किसी किस्म की शिकायतों का जवाब देना, और जहाँ भी लोन स्ट्रेस्ड होने लगे प्राकृतिक कारणों से, किसी भी कारणों से, वहाँ इंटरवीन करना। ये सब व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकती? सिर्फ इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि किसान इनके पाँव की जूती समझते हैं। जिस दिन किसान का थोड़ा सा इज्जत बनेगी, बाकायदा बन जाएगा ये सब चीज़ें। तो ये करने की ज़रूरत है। सर आखिर 2 सवाल है। सर मेरा नाम नयन तिवारी है। सर 2017 में एक कमेटी का गठन हुआ, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेट कमेटी। इस पे 200 से ज़्यादा किसान संगठन रहे, आप भी उसका हिस्सा रहे। इसके बाद जब किसान आंदोलन अपने पीक पर पहुंचा तो उस दौरान ये बिल्कुल छिन्न भिन्न सा दिखा। इसके पीछे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी या कोई मतभेद या मनभेद रहा जो आज तक कायम है? नहीं, मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। 2017 में जब मध्य प्रदेश में फायरिंग हुई ना किसानों पे मंदसौर में, तो उसके एक हफ्ते के अंदर हम सब लोग वहाँ गए और इतना मन टूटा हमारा, यार क्या हो रहा है, किसान इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हमने एक हफ्ते के अंदर दिल्ली आके यहाँ पे ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, जिसमें आपने ठीक बताया 200-250 संगठन थे, जिसने लगातार 2017 के बाद 2020 तक यात्राएं की, किसान संसद आयोजित की, लाखों किसान दिल्ली में आए। वही आधार था जिसके आधार पे किसान आंदोलन हुआ। ये जो किसान आंदोलन 2020 में आया, कहीं अचानक से नहीं आ गया। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति ने 3 साल तक काम किया था, और पंजाब के कुछ संगठनों ने 10-10, 20-20 साल से काम किया था। ये सारा काम था जो कि फिर 2020 में दुनिया को दिखाई दिया। अच्छा, किसान आ गए, कहाँ से आ गए? अरे इसी से तो आए। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा बना, ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति के इन्विटेशन पे बना है। मैं तो उन सब चीज़ों का गवाह हूँ ना। यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर मीटिंग हुई थी। AIKSCC ने कहा कि ये 3 कानून आ रहे हैं, इतने खतरनाक हैं कि अब केवल AI हम 250 संगठन भी पर्याप्त नहीं है। हमने बाकियों को भी बुलाया हाथ जोड़ जोड़ के कि आप हमसे बड़े हो, आप आइए बैठिए, और उससे SKM बना। तो AIKSCC टूटी नहीं। 2 साथी थे जो कि AIKSCC में थे, जो कि SKM में नहीं रहे, है ना। उसके अलग अलग कारण थे, वो आप जानते ही होंगे क्या कारण रहे थे, लेकिन केवल 2 बड़े संगठन बाहर हुए।
उसके अलावा AIKSCC ही वो बुनियाद है जिस पर SKM बना। तो ये तो इतिहास टूटने का इतिहास नहीं है, ये तो जुड़ने का इतिहास है। इसी आधार पे आंदोलन खड़ा हुआ। अगर AIKSCC ना होती तो SKM बनता ही नहीं, और SKM ना बनता तो इस देश में इतना बड़ा किसान आंदोलन खड़ा नहीं होता। ठीक है सर, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सर, जैसे आपने मंदसौर गोलीकांड को भी शामिल किया उसमें, इसका असर ये दिखा कि कांग्रेस इस मुद्दे को भी मध्य प्रदेश 2018 विधानसभा में लेके आई। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस फेल हो गई। तो आगामी चुनाव में मतलब क्या और लगातार आप अपने इंटरव्यू में बोलते आए कि नरेंद्र मोदी सरकार आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है किसानों के मुद्दे पे। जी सर, तो इसके बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में किसान वोटर पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में नजर आया, और 2018 में उससे पहले किसान ने भाजपा को हराया। तो लोकसभा में ये किसान को क्या हो जाता है? निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी के प्रलोभन उसे अच्छे लगते हैं, या कांग्रेस प्रेजेंट नहीं कर पाती कि नरेंद्र मोदी की नीतियां सही नहीं हैं? केवल लोकसभा में नहीं, विधानसभा में भी होता है। उत्तर प्रदेश में ये हुआ, क्योंकि किसान सिर्फ किसान नहीं है ना, आप पत्रकार हैं, पत्रकार होने के साथ साथ आप पुत्र भी होंगे, आप दोस्त भी हैं किसी के, अपने कॉलेज के क्लब में भी शामिल होंगे। और वोट देते वक्त क्या आप पत्रकार की हैसियत से वोट देते हैं, क्या आप अपनी जाति की हैसियत से वोट देते हैं, अपने गांव की हैसियत से वोट देते हैं? यही राजनीति का खेल है। और दुर्भाग्यवश इस देश में राजनीति इस तरह की हुई है कि वोट देते वक्त किसान किसान नहीं होता, वो हिंदू मुसलमान हो जाता है। और ये किसान आंदोलन की असफलता है, हम सब लोगों की असफलता है। अगर हम किसान को किसान नहीं बना सके वोट देने वाले दिन, तो हम सब लोग फेल हुए ना। और मैं मानता हूँ बिल्कुल फेल्योर है। और जिस दिन किसान वोट देते वक्त जब जा रहे हैं, तब याद रखें कि हम किसान हैं, वो सफलता होगी। उसके बाद जिसको मर्जी वोट दें, उसके बाद सब मोदी को वोट दे के आ जाएं, बहुत अच्छी बात है। बस वोट देते वक्त ये देखें मैं किसान हूँ। यही हमारी राजनीति का उद्देश्य होना चाहिए कि वोट देते वक्त ये सबसे बड़ा सवाल रहे। 2019 में जो हुआ था आपने देखा ही, वो तो बालाकोट हो गया, ये हो गया। तो किसान के दुख दर्द से लोगों का मन बटाने हटाने के लिए 100 तरह के खेल चलते रहते हैं। और यही सर छोटू राम ने कहा था, यही चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भाई किसान अगर अपने बोलना सीख ले और अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान करना सीख ले, तो बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। और जो सर छोटू राम ने 100 साल पहले कहा था वो आज भी लागू है। किसान अपने दुश्मन और दोस्त की पहचान करना सीख ले। और बाकी पार्टियों का सवाल है, मैं तो समझता हर पार्टी की नकेल कसनी चाहिए। आखिरी सवाल प्लस 2। सर मेरा नाम संदर्शिका है और आप एकेडमिक में रहे हैं, आप राजनीतिक कार्यकर्ता रहे हैं, चुनावी विश्लेषक भी रहे हैं। तो अभी जो ट्विटर का नाम बदल के एक्स हो गया है, आपने अपने बायो में लिखा है कि आप भविष्य बताते थे, अब भविष्य बनाएंगे। तो आप ये क्या अपने भविष्य की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने राजनीतिक भविष्य की तरफ आप अपने बायो में इशारा कर रहे हैं? पहला तो ये मैंने बायो इसके एक्स होने के बाद नहीं किया है, ये एक्स से पहले भी मैं यही था। भविष्य बनाने का काम, भविष्य जितने बड़े शब्द का इस्तेमाल करें और उसके बाद केवल अपने लिए बनाएं, इससे छोटा काम क्या हो सकता है। दिक्कत ये आ गई है हमारे सार्वजनिक जीवन में कि हम अब ये कल्पना भी नहीं करते कि कोई व्यक्ति अपने से इतर सोच सकता है ना। हम ये कल्पना भी नहीं करते कि कोई व्यक्ति सच बोलने की कोशिश कर सकता है। सार्वजनिक जीवन में तो हम मतलब सोचना ही बंद कर दिया है। और ये भी कि कोई व्यक्ति सिर्फ कुर्सी के लिए सब कुछ नहीं करता। मैं कई बार सोचता हूँ, आपने इंटरव्यू की शुरुआत में भी जिक्र किया था सठिया जाने का, तो वहीं से मैं करता हूँ। देखो बाल सफ़ेद हो गए, अब पता नहीं कितने साल बाकी हैं और पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है कि जब भी बुलावा जाएगा ये वाली कुर्सी साथ नहीं जाएगी, है ना। ये कुर्सी का नाम आप ये रख दीजिए, इस कुर्सी का नाम सांसद कर दीजिए, इस कुर्सी का नाम विधायक कर दीजिए, इस कुर्सी का नाम मंत्री कर दीजिए, प्रधानमंत्री कर दीजिए, कोई कुर्सी साथ नहीं जाएगी। जाने के बाद हो सकता है कुछ लोग कहें कि हाँ ये आदमी बात तो सही करता था, वो साथ जाएगी नहीं तो कम से कम रह जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ इस बात को याद करने की, और अपने तय नहीं कोशिश करता
ये पिताजी से सीखा, पिताजी का ऐसा स्वभाव था। और मेरे राजनीतिक गुरु थे किशन पटनायक। इस देश के किसानों की बात को 80 के दशक में जब कोई नहीं बोलता था, तब किशन जी ने बोलना शुरू किया था। वो 32 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट थे किशन जी, चेक कर लेना आप, संबलपुर उड़ीसा से थे। और जब वो 74 साल की उम्र में जिस आदमी का देहांत हुआ, अपने नाम पे घर नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, और वो व्यक्ति इतनी सादगी से रहता था, और वो कमरे में हो तो आपको महसूस नहीं होगा कि वो कमरे में है, और कभी अपनी बहादुरी और ईमानदारी का बखान नहीं करता था। राजनीति में रहता था। 20 साल तक मैंने किशन जी की शागिर्दी की। जैसे मुंडू होते हैं ना, सर ये कर लो, मुंडू वाला काम हमने किया। 20 साल में मैंने किशन जी को एक बार भी झूठ बोलते नहीं सुना। ऐसे लोग भी थे इस देश में। जैसे आइंस्टीन के बारे में कहते हैं ना, आइंस्टीन ने कहा था गांधी के बारे में कि लोग बाद में सोचेंगे कि क्या ऐसा सचमुच कोई आदमी हुआ करता था। अब गांधी जी तो मैंने जाना नहीं, कहानियाँ सुनी हैं। किशन पटनायक को मैंने देखा है, अपनी आँखों से देखा है। ऐसे लोग थे। और हम जो लोग हैं, हम तो बस किशन पटनायक की परछाई पड़ गई। इतने अच्छे लोगों की परछाई पड़ी तो कुछ तो अच्छापा उसमें आ जाता है। तो अब बुढ़ापा शुरू हो गया है, तो मैं इन चीज़ों को ज़रा याद करता हूँ। और भविष्य बनाने का मतलब ये है, और कुछ भी करूँ, जाते वक्त ये ना लगे कि किशन जी पूछेंगे, पिताजी पूछेंगे क्या किया बेटा तुमने ज़िंदगी में, और जवाब ना दे सको। इतना ही। एक मेरा अंतिम सवाल है एमएसपी से जुड़ा हुआ, क्योंकि एमएसपी से हम लोगों ने शुरुआत की थी। किसानों का आज के वक्त में सबसे बड़ा मुद्दा है। आप हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में अभी 2 फसलों का बाजरा पहले से भावांतर में शामिल किया गया, उसे एमएसपी पे न खरीद करके सरकार कह रही भावांतर पे आप प्राइवेट में बेचो और हम अंतर देंगे। यही हाल हुआ सूरजमुखी का, जिस पे इतना बड़ा पीपली में और शाहबाद में आंदोलन हुआ। तो क्या सरकार ये एक नया रास्ता ढूंढ रही है कि इसको एमएसपी को ख़त्म करके और सब कुछ भावांतर में ले आया जाए, और जो मार्केट में और एमएसपी में जो गैप है उसका कुछ हिस्सा दे दिया जाए? क्योंकि अभी 1000 रुपये के अंतर पे बिक रहा है बाजरा, और ये मैक्सिमम देंगे 500-600 मैक्सिमम देंगे, तो 400-500 रुपये एमएसपी से कम पे किसान बेचेगा। क्या ये कोई साजिश आपको लगती है, कोई ऐसा तरीका लगता है कि एमएसपी को धीरे धीरे ख़त्म करने का ये तरीका एक नया ईजाद किया सरकार ने? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं क्या होता है कि एक सामान्य हम सब लोगों का आंदोलन में है, विरोध में है, तो एक स्वभाव हो जाता है कि हर चीज़ जो हो रही है गलत हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हरियाणा के इस बाजरे के प्रयोग को मैंने बड़ा ध्यान से देखा। हरियाणा सरकार ने कहा, हमने मंत्री वगैरह से बात की, मंत्री ने मुझे कहा, क्योंकि हमने आंदोलन किया, बाजरा हमारे इलाके में ख़रीदा नहीं जा रहा था, हमने आंदोलन किया, खूब हल्ला किया कि बाजरा के एमएसपी पे ख़रीदो। सो मंत्री ने मुझे फ़ोन भी किया एक बार, क्योंकि ख़रीदवा दिया हमने, हल्ला खूब किया, हल्ला करो तो किसान की बात मानी जाती है, ख़रीदवा दिया। तो मंत्री ने फ़ोन किया कि जी आपने ख़रीदवा तो दिया, अब मेरे को बता दो इसका क्या करूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो हम गाँव में देते हैं, लोग बाजरा तो खाते नहीं हैं, है ना। तो इस बात को तो हमें जवाब देना पड़ेगा ना। मैं किसान नेता के रूप में ये नहीं कह सकता कि अब दे दे, आप तुम्हारा काम है। हमें तो पूरे देश की बात सोचनी है। भावांतर स्कीम का विचार बुरा नहीं है। भावांतर, ये जो डेफिसिट पेमेंट दुनिया भर में होता है कि सरकार कहती है कि देखो तुम्हें मिलना तो इतना चाहिए, मिलना तुम्हें 100 रुपये चाहिए, मिल 80 रहा है, मैं तो ख़रीद नहीं सकती क्योंकि मैं ख़रीद के क्या करूँगा, रखूँगा कहाँ, क्या करूँगा, लेकिन तुम्हारा जो 20 रुपये का नुकसान हो रहा है ना, ये 20 रुपये लो बस। ये डेफिसिट पेमेंट की स्कीम है। विचार अच्छा है, सरकार ये करे, सरकार के तमाम टंटे ख़त्म होते हैं, और ये जो FCI के गोदाम में सड़ती हैं चीज़ें वो ख़त्म होता है। फिर सड़ने के बाद जब बेचते हैं तो उसमें भी भ्रष्टाचार होता है, वो भी कम होता है। तो सरकार को गोदाम में ना रखना पड़े और सरकार सीधे तौर पे किसान को उसका डेफिसिट पेमेंट कर दे, मैं इस बात के विरुद्ध नहीं, लेकिन ये काम ईमानदारी से हो। दिक्कत ये है कि वो पूरा नहीं होता ना। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेईमानी इस चीज़ में, इस बात में है जो आप ठीक कह रहे हैं। बाजरे का आज MSP है 2500 रुपया आज की तारीख में। हाँ 1500, अभी चेक किया था 1500-1600, 1600-1650 के करीब पे बिक रहा है। किसान को 900 रुपये का नुकसान हो रहा है। सरकार आखिर में आके कहेगी कि लो 500 का नोट ले, तेरा काम पूरा हो गया। यहाँ बेईमानी है।
बाकी दरअसल ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, बीजेपी की बनाई स्कीम है, लेकिन ये मतलब थोड़ा कि बीजेपी की हर चीज़ का मैं विरोध करूं। सरकार ने 2-3 बहुत अच्छी बातें की हैं इसमें। एक तो ये कि पहले जब ये मध्य, क्योंकि आप एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको समझना चाहिए, ये भावांतर स्कीम पहली बार मध्य प्रदेश में आई और बुरी तरह फ्लॉप कर गई, क्योंकि वहाँ पे वो कहते थे किसान से कि तुम रसीद दिखाओ। अब अगर रसीद दिखानी होगी तो व्यापारी उसको बता देगा कितने की रसीद चाहिए, भाई तू बता दे, मैं उतने की रसीद बना देता हूँ, तो टोटल फ्रॉड हुआ उसमें। हरियाणा सरकार की स्कीम में उन्होंने एक स्मार्ट काम किया है। वो कहते हैं मेरे को ना रसीद चाहिए ना कुछ चाहिए, तुम महेंद्रगढ़ ज़िले में हो, अटेली ब्लॉक में हो, अटेली ब्लॉक में 8 क्विंटल हुआ होगा एवरेज, और तुम्हारे पास 4 एकड़ ज़मीन है, 32 तुम्हारी क्विंटल पैदावार है, हुई 35 हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, 28 हो तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये 32 क्विंटल है, तुम्हारा 500 रुपये का नुकसान हुआ, तो चलो ये रहा तुम्हारा 16,000 का चेक, ख़त्म। इसमें करप्शन कम है, ब्यूरोक्रेसी कम है, सरकार को रखना नहीं पड़ता, वो सब चीज़ें। लेकिन दिक्कत वही है जो आप कह रहे हो कि किसान को नुकसान 900 रुपये का हुआ है, आप 500 रुपये में करके निपटा रहे हो। मेरी अपनी समझ है कि दीर्घकाल में सरकारों को भावांतर स्कीम का इस्तेमाल करना चाहिए। ये FCI के टंटे से छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि FCI का, आप देखिए सरकार, हमने इस देश में एक बड़ी बात है लेकिन हमें समझनी चाहिए, हमने 2 अलग अलग स्कीम को इस देश में जोड़ दिया है जिसका कोई कारण नहीं था। एक स्कीम है PDS, गरीबों को सस्ता अन्न उपलब्ध करवाना, ये एक अलग स्कीम है। दूसरी स्कीम है MSP, किसानों को सही दाम दिलवाना। पता नहीं कब किस स्टेज पे किसी ने काला जादू करके इन दोनों स्कीम को एक बना दिया है कि हम केवल वही फसलें खरीदेंगे जो कि PDS में दी जा सकें। कहीं नहीं लिखा हुआ है आपको 23 फसल पे MSP देनी चाहिए। सरकार वही 2.5 चीज़ें खरीदती है जो कि राशन की दुकान पे बेची जा सकती हैं, मतलब जिसकी सरकार को गरज है सिर्फ वो करती है, जिसकी किसान को ज़रूरत है वो नहीं करती। इन दोनों स्कीम को अलग कर दीजिए। MSP किसान को देनी चाहिए, और MSP देने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि राशन की दुकान पे जो मेरे को देना है उसकी MSP दो। पर सरकार फिर पूछेगी भाई जिसको मैं राशन में नहीं दूँ उसको ख़रीद के मैं क्या करूँ? उसका उत्तर है कि आप मत खरीदो। आप MSP देने का तरीका जो है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कई में आएगा, आम तौर पे हम सब लोग, किसान नेता भी ये गलती करते हैं कि हम कहते हैं सरकार MSP दे, इसका मतलब है सरकार सब फसलें खरीदे। ये पूर्णतः अव्यावहारिक चीज़ है। सरकार 23 फसलें नहीं खरीद सकती। 23 फसलों की सारा खरीद के सरकार इस पूरे देश, इस देश का हर स्कूल का हर क्लासरूम भर जाएगा अगर सरकार ये काम करने लग जाए तो। ये असंभव है। सरकार कैसे देगी? नंबर 1, जितनी प्रोक्योरमेंट आज होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रोक्योरमेंट सरकार कर सकती है, खासतौर पे दालों का। दाल और तिलहन का प्रोक्योरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कर सकती है, जितना आज कर रही है 10-20% फालतू कर सकती है। उसके अलावा क्या करेगी? उसके अलावा सरकार को करना चाहिए मार्केट इंटरवेंशन। मतलब जैसे कॉटन में करती है सरकार कपास में, जैसे ही कपास का दाम गिरने लगता है कॉटन कॉरपोरेशन पहुंच जाती है, कहती है कि इतना हम दाम, वो बिल्कुल वो MSP पे बोली शुरू कर देती है। जैसे ही कॉटन कॉरपोरेशन पहुंचती है वहाँ दाम दोबारा उठ जाता है, कॉटन कॉरपोरेशन दोबारा पीछे हट जाती है, फिर दाम गिरने लगता है, तब वो बिल्कुल लिमिटेड मार्केट इंटरवेंशन। सरकार अगर बाज़ार में केवल 10% फसल खरीद ले, फसल का दाम कभी नीचे नहीं गिरेगा अगर आप सिलेक्टिव केयरफुल इंटरवेंशन करें, जैसे धारा में हुआ था जहाँ उल्टा था, लेकिन वहाँ पे भी ये इंटरवेंशन, सरकार को केवल 10% इंटरवेन करने की ज़रूरत है, खरीदने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को आप इस तरह से बनाएं, जो आज हो रहा है, आज तो बिल्कुल उल्टा काम है कि किसान को जहाँ इनकम होनी होती है वहाँ बेचारे को पनिश कर देते हो, और जहाँ उसको नुकसान हो रहा होता है तब आप हाथ पीछे कर लेते हो। उसका उलट होना चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को। और आखिरी औजार ये होना चाहिए कि ये सब करके भी अगर आपको MSP के बराबर दाम नहीं मिला, मैंने मार्केट भी इंटरवेंशन कर लिया, मैंने एक्सपोर्ट पॉलिसी भी चेंज कर ली, लेकिन तुम्हें मिलने चाहिए थे 2500, मिले तुम्हें 2200, बाकी 300 ये रहे आपके अकाउंट में, ये फाइनल। तो ये जो डेफिसिट पेमेंट बुरी स्कीम नहीं है। भावांतर बदनाम हो गई क्योंकि सरकार ने इतने फूहड़ता से मध्य प्रदेश में लागू किया था। डेफिसिट पेमेंट होना चाहिए क्योंकि, और ये बिल्कुल सीधा उसके अकाउंट में भेज दीजिए। हरियाणा ने जो प्रयोग किया, दिक्कत आई, बाजरे में भी आई, और जो सूरजमुखी पे आंदोलन हुआ सिर्फ 2-3 जिलों में होता है, वो सिर्फ इसी वजह से है कि डेफिसिट पूरा नहीं तो उस केवल उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो बाजार का भाव है वो तो हर रोज़ सुबह सरकार की वेबसाइट पे मिल जाता है। सरकार अपनी वेबसाइट को देख ले, कुछ और ज़रूरत नहीं है।
आप अपनी वेबसाइट को देख लीजिए और उसके हिसाब से पेमेंट कर दीजिए। तो वहाँ उसमें ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। वैसे भावांतर बुरा विचार नहीं है, हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। तो एमएसपी को कुल मिला के लागू करना इस 4 चीज़ों के जरिए करना चाहिए। एमएसपी का ये अर्थ कतई नहीं है, एमएसपी की लीगल गारंटी का ये अर्थ नहीं है कि सरकार हर किसान की पूरी फसल खरीद ले और उसको दे दे। सोवियत संघ में ऐसे काम हुआ करते थे जिससे बहुत नुकसान हुआ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लीगल गारंटी का मतलब है कि सरकार 3 तरीकों का इस्तेमाल करेगी और उस 3 से भी बात ना बनी तो चौथी गारंटी टेकन करेगी कि फिर हम आपको इसका भवन, मतलब ये कि किसान की जेब में 2273 रुपये जो कि आज धान के लिए है, किसान की जेब में 2273 पहुँचेगा। चाहे लेफ्ट हैंड से पहुँचाऊँ चाहे राइट हैंड से पहुँचाऊँ, ये मेरी जिम्मेवारी है, सरकार का काम है। ये है एमएसपी की लीगल गारंटी का मतलब, और ये किसान आंदोलन आज मांगते हैं। अच्छा हुआ आपने पूछा। आपने भावांतर की तारीफ की, लेकिन एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा कि मोदी सरकार सब किसानों के लिए सबसे खराब काम किया इसने पिछले 9 साल में, 9.5 साल में। क्या मोदी सरकार की एक भी स्कीम आपको पसंद नहीं आई? आपने भावांतर की तो ठीक है बात की, एक भी स्कीम पसंद नहीं आई? खासतौर पे पीएम किसान की मैं बात करूँगा, और भी कई सारी स्कीम हैं, एक भी आपको पसंद नहीं आई कि आपने कभी तारीफ नहीं की? ऐसा नहीं, कई चीज़ें सरकार करती है जो अच्छी रहती है। मोदी सरकार के दौरान प्राकृतिक खेती का विकास करने के अच्छे काम हुए हैं। ये भी है कि इन दिनों प्राकृतिक खेती की बात थोड़ा बढ़ी है, जो पहले उतनी थी नहीं। प्राकृतिक खेती के प्रयोग बेहतर हुए हैं, और ये जो पीएम किसान के तहत किसान को डायरेक्ट निधि देने का विचार अच्छा है। जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें जो खेतिहर मजदूर बाहर हैं, बटाईदार बाहर हैं, सब जो एक्चुअली खेती करते हैं वो बाहर हैं, और इसमें किसानों की संख्या घट गई है बढ़ने के बजाय। तो ये सब चीज़ें दिक्कत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इरादा अच्छा था, लेकिन जिस तरह से लागू की गई है ये तो बहुत बुरा है। पहले से भी ख़राब स्कीम हो गई है ये तो, लेकिन ये विचार अच्छे हैं, ये महत्वाकांक्षा अच्छी है कि हम हर किसान के हर खेत को बीमा करवाएंगे। तो जैसा आपने ही पहले कहा था कि बात अच्छी करते हैं, बात अच्छी करते हैं, अफसोस की सिर्फ बात ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात हुई, बहुत शुक्रिया सबसे है। थैंक यू, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।